हेलो एवरीवन। सो एम्बर एंटरप्राइज के Q4 के रिजल्ट एंड कॉन कॉल को आज हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्टर से हमने पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट को कवर किया अभी कुछ टाइम पहले एंड एक जो कॉमन ट्रेंड हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में डिमांड जितनी स्ट्रांग एक्सपेक्टेड थी वैसी डिमांड अभी तक देखने को नहीं मिली है। सो उसमें एम्बर कहाँ पे स्टैंड करता है एंड इनकी मैनेजमेंट का कैसा आउटलुक है, प्लस इनका ईएमएस का भी बिजनेस है, तो ओवरऑल कैसा अपॉर्चुनिटी कैसा आउटलुक लगता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो एम्बर का बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो कंपनी के 3 डिवीजन है मेनली। सबसे पहला है कंज्यूमर ड्यूरेबल का, लगभग 73% रेवेन्यू इनका इसी डिवीजन से आता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये कंपनी रूम एसी बनाती है, रूम एयर कंडीशनर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। नॉन कमर्शियल एसी भी कंपनी बनाती है, प्लस इसके साथ में एसी के कंपोनेंट्स, देन आपका नॉन आरएसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें वॉशिंग मशीन आ जाता है, आपका वाटर प्योरीफायर आता है, रेफ्रिजरेटर आता है, माइक्रोवेव आता है, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी इनके कंपोनेंट बनाती है। तो 3 सेगमेंट्स हैं, पहला है फिनिश गुड्स का, दूसरा है एसी के कंपोनेंट्स का एंड तीसरा है आपका नॉन आरएसी के कंपोनेंट्स का। तो ये इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल का बिजनेस है। जो दूसरा डिवीजन है कंपनी का वो है इनका ईएमएस का। तो इसको आप काफी हद तक कंपेयर कर सकते हो केन्स के साथ में, बिकॉज ये कंपनी भी पीसीबी मैन्युफैक्चर करती है और पीसीबी की असेंबली करती है। लगभग 22-23% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो इस वाले सेगमेंट से आता है। एक और छोटा सा सेगमेंट है, डिवीजन है कंपनी का, रेलवे वाला। सो अभी इसमें ग्रोथ वगैरह नहीं आ रहा है, 4-5% का कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी का इस डिवीजन से आता है। इसमें कंपनी पहले क्या करती थी कि रेलवे के जो स्मार्ट ट्रेन होते हैं आपके, जैसे वंदे भारत वगैरह हो गया, या मेट्रोज जो हो गए, उनके लिए एचवीएसी का काम करती थी कंपनी। एचवीएसी मतलब कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन। लेकिन लास्ट कुछ टाइम में इन्होंने उसमें प्रोडक्ट एक्सपेंशन बहुत अच्छा किया है। सो जैसे आपका जो पेंट्री डोर्स हो गया, गैंगवेज हो गया, कपलर्स हो गए, इस तरीके की चीजें प्रोडक्ट्स के अंदर भी कंपनी ने एंटर किया है। तो वहां पे थोड़ा सा प्रोडक्ट एक्सपेंशन किया है कंपनी ने। ये टोटल ओवरऑल बिजनेस मॉडल है एम्बर एंटरप्राइज का। अब सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्ट कैसे इन्होंने डिलीवर करे हैं, देन उसके साथ में कंपनी का कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। सो कंपनी के नंबर्स अगर हम देखें पूरे FY25 में, तो रेवेन्यू कंपनी का 48% से ग्रो करा है फुल ईयर के अंदर। इबिट्टा में 53% की ग्रोथ है और पैट में 80% का ग्रोथ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। स्पेसिफिकली Q4 के नंबर्स अगर मैं देखूं तो 34% का ग्रोथ है टॉप लाइन में। अब ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से देखते हैं। अगर मैं सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर देखूं 34%, तब तो बहुत अच्छा ग्रोथ नंबर है। बट वी नो इंडस्ट्री में किस तरीके का डिमांड ट्रेंड चल रहा था, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी। एंड इनका जो पीयर है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, उसने भी एटलीस्ट Q4 में तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये नंबर उतना अच्छा नहीं रखता है। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करा है Q4 के अंदर। देन पैट में 20% का ग्रोथ है और इबिट्टा में 34% का ग्रोथ है। डिवीजन वाइज अगर हम परफॉर्मेंस देखें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इनका आप अगर नेट वर्किंग कैपिटल डेज देखोगे तो इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लास्ट ईयर तो 13 डेज था, लेकिन 2-3 साल पहले तक ये 35 से 40 डेज के बीच में रेंज में था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, 9 डेज पे आया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि अगले आने वाले ईयर्स के अंदर इसको हम 10-15 डेज के अंदर सस्टेन करके रखेंगे। मतलब ये जो इंप्रूवमेंट है वो सस्टेन रहेगी कंपनी की। डिवीजन वाइज अगर हम इनका परफॉर्मेंस देखें तो एक चेंज किया है एम्बर ने कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवीजन के अंदर। सो FY 2018 में इनका जो रूम एसी का बिजनेस था वो 72% कंट्रीब्यूट करता था, यानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन 43% है। क्यों? बिकॉज इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है यहाँ पे एसी के कंपोनेंट्स, आपके जो कमर्शियल एसी है, फिर आपका जो नॉन आरएसी के जो कंपोनेंट्स हैं, इन सारे सेगमेंट्स में कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है 72% से 43%। अगर हम ग्रोथ देखें तो पूरे साल में 46% का ग्रोथ है इनके कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले बिजनेस में एंड Q4 में 27% का ग्रोथ है। हमने लास्ट क्वार्टर जब एम्बर को डिस्कस किया था तो इनका फुल 9 मंथ्स के बेसिस पे 60% के आसपास का ग्रोथ था। इस क्वार्टर में सिर्फ 27% का ग्रोथ है, इसीलिए ओवरऑल ग्रोथ 46% हो गया है। जितना वही हमने जो डिस्कस किया कि जितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा वीक नंबर इन्होंने रिपोर्ट करा है Q4 के अंदर। इबिट्डा वगैरह में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है Q4 में भी एंड फुल ईयर बेसिस पे भी। जो इनका पीसीबी वाला बिजनेस है, ईएमएस वाला डिवीजन, इसमें कंपनी के दो कंपनीज हैं, एक तो एसेंट सर्किट एंड दूसरा है कोरिया सर्किट। कोरिया सर्किट इनका जॉइंट वेंचर है। अब यहां पे अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बहुत अच्छी रही है, फुल ईयर बेसिस पे 77% का ग्रोथ है। एक्चुअली इन्होंने इनिशियली गाइडेंस दिया था 30% के समथिंग का, देन उसको इंक्रीज करके 40% के आसपास किया और लास्ट कॉन कॉल जब हमने डिस्कस किया था तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ा के 55% कर दिया था। स्टिल उस गाइडेंस को भी बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया इन्होंने, बिकॉज Q4 में ही 74% का ग्रोथ आया इनके ईएमएस बिजनेस से।
तो टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल ग्रोथ एम्बर का 48% है उसको बहुत हद तक सपोर्ट किया है इनकी ईएमएस डिवीजन ने, बिकॉज अगर इसका भी ग्रोथ थोड़ा सा और घट जाता तो कंपनी का कंसोल लेवल पे ग्रोथ और ज्यादा कम हो सकता था। इबिटा काफी स्ट्रॉन्ग रहा इस डिवीजन का, डबल से ज्यादा हो गया कंपनी का। देन लास्टली जो उनका रेलवे का डिवीजन है, इसका ऑर्डर बुक तो स्ट्रॉन्ग है, 2000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको। आई मीन -6% का ग्रोथ है। हालांकि Q4 में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, इबिटा में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन फुल ईयर बेसिस पे थोड़े से वीक नंबर्स हैं, म्यूटेड नंबर्स देखने को मिले हैं रेलवे वाले सेगमेंट से। सो ये ओवरऑल नंबर्स हैं एम्बर एंटरप्राइज के, मतलब बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है, एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा की थी, लेकिन ठीक ठाक नंबर्स, मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे का कमेंट्री कैसा है मैनेजमेंट का, आने वाले क्वार्टर्स के लिए कैसा गाइडेंस है, नेक्स्ट ईयर के लिए कैसा गाइडेंस है। सो सबसे पहले इन्होंने ईएमएस ग्रोथ के ऊपर एक अपना आउटलुक शेयर किया है एंड ये बहुत पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का कहना है इबिट्टा मार्जिन आज आज आप अगर हमारे ईएमएस बिजनेस का देखोगे तो 7% के आसपास का है। हमारा टारगेट है नेक्स्ट 6 to 8 क्वार्टर्स के अंदर, यानी 1.5 से 2 साल के अंदर इसका जो मार्जिन है वो 10% क्रॉस कर देगा। मतलब मोटा मोटा आप देखो तो 70 से 80% का इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है अपने मार्जिन के अंदर ईएमएस वाले बिजनेस में। और ये इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? इनका अगर आप ईएमएस वाले बिजनेस का रेवेन्यू शेयर देखोगे, अगेन 2020 2021 तक उसमें जो सबसे बड़ा डिवीजन था वो सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल था। एक्चुअली इन्होंने ईएमएस बिजनेस स्टार्ट किया था 2018 के आसपास, जब ये जो आपकी रूम एसी इंडस्ट्री है वो इन्वर्टर एसी की तरफ शिफ्ट हुई थी। तो वहां पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इन्होंने ये पीसीबी का सेगमेंट स्टार्ट किया था। इनिशियली कंपनी रेफ्रिजरेटर, आपका जो वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इनके मतलब पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के अंदर ही कंपनी ये पीसीबी वगैरह जो है वो सप्लाई करती थी। लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी अपनी बिल्ड करी है। आई मीन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल से लेकर के, इंडस्ट्रियल से लेकर के, एरोस्पेस से लेकर के काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर इन्होंने एंटर करा है। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का आपको जो सेगमेंट होता है पीसीबी में, वो लो मार्जिन होता है, बिकॉज आई मीन ये जो पीसीबी का बिजनेस है वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप कितने हाई कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस के लिए पीसीबी बना रहे हो। जैसे केन्स को अगर आप देखोगे तो उसके मार्जिन क्यों ईयर आफ्टर ईयर इंप्रूव होते जा रहे हैं, बिकॉज वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेक्टर के अंदर एंटर करता जा रहा है। सिमिलरली अभी तक इनका जो बिजनेस था ईएमएस का, वो प्योरली कंज्यूमर ड्यूरेबल पे था। मतलब जो आपका एसी में यूज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहा है, वॉशिंग मशीन में यूज हो रहा है, अभी भी 55% रेवेन्यू कंज्यूमर ड्यूरेबल से ही आता है। तो इसलिए मार्जिन इतने अच्छे नहीं है, 6-7% के बीच में है। मैनेजमेंट का कहना है नेक्स्ट 5 से 7-8 क्वार्टर्स के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल से आएगा। जैसे इंडस्ट्रियल से आएगा जिसमें स्मार्ट मीटर भी इंक्लूडेड है, फिर आपका ऑटोमोबाइल से आएगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, टेलीकॉम में जो आपके 4G 5G इक्विपमेंट्स होते हैं वहां से ऑर्डर आएगा हमारा नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर्स में। तो ये सारे हाई मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं। इसीलिए कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 1-1.5-2 साल के अंदर हमारे जो इसमें मार्जिन है वो 10% क्रॉस कर देंगे। तो ये काफी पॉजिटिव गाइडेंस है। प्लस ग्रोथ को लेकर भी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है इस वाले सेगमेंट में। इनका कहना है 30 से 40% का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं FY26 में इस ईएमएस वाले बिजनेस में। अब एक चीज हमको समझना है कि ये जो इनकी मैनेजमेंट है एम्बर एंटरप्राइज की, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। लाइक जैसे आप पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखते हो, इनका गाइडेंस काफी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि अपने गाइडेंस से काफी बेटर परफॉर्म करते हैं। एंड ईएमएस का बेस बहुत छोटा है, आई मीन 2200 करोड़ का बेस है इनका। केन्स 27-28 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर है एंड उसका गाइडेंस 60% का है FY26 का। इस कंपनी का बेस उससे भी छोटा है, 2200 करोड़। हालांकि सेगमेंट भी अगर आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट है, अभी काफी छोटा स्पेस है इनका अगर हम ईएमएस वाले सेगमेंट की बात करें, लेकिन स्टिल बहुत आराम से ये 40-50% पे ग्रो कर सकता है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये इनका गाइडेंस है ईएमएस वाले बिजनेस को लेकर के। देन आरएसी बिजनेस, जिसमें डिमांड वगैरह काफी ज्यादा थोड़ा सा कंसर्न है मार्केट को भी। उसमें इनकी मैनेजमेंट की भी अगर आप कमेंट्री देखोगे तो काफी सिमिलर है जैसी पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट की थी। इनका ये भी थोड़े से पॉजिटिव है उस चीज को लेकर के, एंड इनका भी सेम कहना है कि क्योंकि हम किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी एक ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारा ओवरऑल बिजनेस बहुत अच्छा गया है। इनका कहना है, न्यूज में ऑफकोर्स हमने देखा है कि रेन वगैरह काफी ज्यादा हुई है, एसी की सेल्स उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है जितनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हमारा अपना बिजनेस अप्रैल में काफी अच्छा रहा है और मई में भी अभी तक अच्छा बिजनेस जा रहा है हमारा। हम कॉन्फिडेंट हैं कि रूम एसी सेगमेंट के अंदर हम इस साल भी इंडस्ट्री को 10 से 12% के रेट से आउटग्रो करेंगे। मतलब क्या हुआ कि पहले एक्सपेक्टेड था रूम एसी का जो इंडस्ट्री है वो 25 से 30% पे ग्रो करेगा,
अब ऑफ कोर्स डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मे बी 15-20% के आसपास का एक्सपेक्टेशन है रूम एसी इंडस्ट्री की ग्रोथ का। तो 10 to 12% का मतलब ये हो गया कि एम्बर एंटरप्राइज भी लगभग 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अपने रूम एसी वाले बिजनेस से। तो मतलब ये गाइडेंस बुरा नहीं है, जिस तरीके की इंडस्ट्री का ट्रेंड हम देख रहे हैं उसको देखते हुए। देन पॉइंट आता है कि इतना कॉन्फिडेंट क्यों है मैनेजमेंट इस चीज को लेकर के। तो इनका कहना है कि अगर आप रूम एसी इंडस्ट्री को ईयरली बेसिस पे देखोगे या सीजनैलिटी के बेसिस पे देखोगे तो ऑफ कोर्स आई मीन वो सही तरीका नहीं है। अब आपको इसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखना होगा। सो लाइक जैसे 20-25 ईयर्स पहले इंडिया में 500,000 जो रूम एसी है वो सेल होता था। आज के टाइम पे ये जो मार्केट है वो 14 से 15 मिलियन की हो गई है। एंड एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये जो मार्केट है वो 30 से 35 मिलियन का हो जाएगा। मतलब 15 से 20% का कैगर एक्सपेक्टेड है पूरी इंडस्ट्री का अगले 5 ईयर्स के लिए। तो मैनेजमेंट का कहना है बीच बीच में ऐसे सीजन आते हैं। तो अभी जो सीजन आप देख रहे हो ऑफ कोर्स उतना अच्छा नहीं है हमारे पार्ट पे, हालांकि चीजें अच्छी चल रही हैं। हमारे पास कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका इन्वेंट्री लेवल अभी भी लो है, पर साथ में कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनके पास इन्वेंट्री लेवल सरप्लस है। सो दोनों मिक्स काइंड ऑफ सिचुएशन है हमारे लिए। लेकिन स्टिल साउथ में जो है वहां पे रेन वगैरह ज्यादा हुई है तो वहां पे इतनी सेल्स नहीं हुई है। लेकिन नॉर्दर्न रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन हो गया, यहाँ पे अच्छा डिमांड पिकअप देखने को मिला है। तो इन सारे रीजन में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देन एक चीज इन्होंने भी सेम बोली जैसे पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट ने बोला कि जो पुराने ब्रांड्स हैं उनके उनके सपोर्ट से तो ग्रोथ हमको मिल ही रहा है। प्लस जो आपके जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं, जो D2C ब्रांड्स हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू ग्रो हुए हैं, जैसे सेलिकॉर एक एग्जांपल हो गया, इन्होंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, क्रोमा का एग्जांपल दिया, ये सारे जो नए ब्रांड्स हैं लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर आए हैं। सो इनसे इनसे भी काफी अच्छा ग्रोथ में पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। बिकॉज इन ब्रांड्स के लिए इनिशियल स्टेज है अभी ये, सो इनके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसे में जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं जैसे एम्बर एंटरप्राइज है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ई पैक ड्यूरेबल है, ये सारी बहुत बहुत बड़ी कंपनीज हैं। सो इनके पास में लो कॉस्ट एडवांटेज है। तो वहां पे कंपनी प्राइसिंग पे खेल सकती है अगर इनके साथ में उनका उनका प्रोडक्शन पार्टनरशिप रहे। तो कंपनी कह रही है कि इन इन प्लेयरों से भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमको ग्रोथ के अंदर। देन कंपनी का कहना है कि और ओवरऑल पेनिट्रेशन तो है ही, सो उसकी वजह से भी ग्रोथ का आउटलुक काफी स्ट्रांग लगता है। एंड उसके साथ में वो इन सोर्सिंग वर्सेस आउटसोर्सिंग, आई मीन जैसे लास्ट ईयर 5 से 6 ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की इंटरनल कैपेसिटी बिल्ड जरूर करी है, लेकिन स्टिल आउटसोर्सिंग का जो डिमांड है वो ईयर आफ्टर ईयर ग्रो करता जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इस साल भी डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी अपने रूम एसी वाले बिजनेस के अंदर। देन गवर्नमेंट ने पीएलआई लॉन्च किया, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो डिवीजन है उसके लिए पीएलआई लॉन्च किया है। सो इनका प्लान है जो पीसीबी कैटेगरी है इनकी उसमें कंपनी अप्लाई करेगी। पीसीबी में इनके दो बिजनेस है, एक एसेंट सर्किट है, दूसरा कोरियल सर्किट है। एसेंट वाला जो बिजनेस है उसमें 325 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इस साल रिपोर्ट करा है। और ऑलरेडी कंपनी का होसूर के अंदर एक एक्सपेंशन प्लान चल रहा है जो कि आई थिंक इस साल Q4 तक उसका उसका कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। उसकी जो कैपेसिटी है वो 650 करोड़ की है। तो मतलब ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी कंपनी लेकर के आ रहा है अपना उस फैसिलिटी के अंदर। देन ये जो पीएलआई स्कीम है इसके अंदर कंपनी 3000 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान कर रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। इसमें से 2500 करोड़ जो है वो कोरियन सर्किट वाले जॉइंट वेंचर के अंदर कंपनी उसमें इन्वेस्ट करने को देख रही है। देन रेलवे में भी अभी तक आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छा नहीं है, लेकिन अभी मैनेजमेंट का आई मीन गाइडेंस जो है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए डबल करने का है। मतलब रेवेन्यू को डबल करने को देख रहे हैं ये नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। सो पॉइंट आता है इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है मैनेजमेंट को रेलवे में। आई मीन अभी तक क्यों कंपनी का अंडर परफॉर्मेंस रहा, बिकॉज आपने देखा होगा पास्ट में जो रेल के एक्सीडेंट्स वगैरह हुए थे उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। आई मीन ज्यादा फोर्स तो उनको इस चीज के लिए किया जा रहा था कि जो आपके बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन कैटेगरी के लिए भी आप एसी ट्रेन वगैरह लॉन्च करें। हालांकि एसी ट्रेन तो लॉन्च नहीं किया गवर्नमेंट ने, लेकिन नॉन एसी ट्रेन काफी ज्यादा उन्होंने फोकस रखा है FY25 के अंदर, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एम्बर एंटरप्राइज का ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग था पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज वो फोकस शिफ्ट हो गया। और FY25 आपका पूरा जो है वो इलेक्शन ईयर भी था। आई मीन एक तो सेंट्रल इलेक्शन थे, फिर आपका महाराष्ट्र में इलेक्शन था, महाराष्ट्र में भी 200 मेट्रोज का एक्सपेक्टेड था। सो उसकी वजह से भी जो जो ग्रोथ है कंपनी का रेलवे सेगमेंट में वो काफी लो देखने को मिला है। नाउ अब क्या हुआ है कि रेलवे और आपका जो मेट्रो वाला सेगमेंट है दोनों में जो डिमांड है वो पिकअप करनी स्टार्ट करी है गवर्नमेंट की तरफ से। प्लस दूसरा वही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने प्रोडक्ट एक्सपेंशन बहुत ज्यादा किया है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल एक वंदे भारत जो ट्रेन होती थी उसका एक पैसेंजर कार का हार्डली हम 25 लाख तक का ही पूरा बिजनेस जनरेट कर पाते थे। 25 लाख तक का मतलब कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हम बनाते थे, वो HVAC वाला।
अब क्योंकि हमने पेंट्री डोर से लेकर के आपका आपका गैंगवे हो गया, कपलर हो गया, अदर अदर टूल्स हो गए, ये सारी चीजों में एंटर कर लिया है। सो आज के टाइम पे जो हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो 25 लाख से बढ़ करके 1.5 CR हो गया है। यानी सेम सेगमेंट के अंदर हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है वो 5 टाइम इंक्रीज हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा हमको कॉन्फिडेंस देता है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर इस रेवेन्यू को हम डबल कर देंगे रेलवे सेगमेंट में, बिकॉज एक तो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूशन आना स्टार्ट हो गया है और हमारी खुद की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई आज के टाइम पे। देन आई मीन इनका पीसीबी वाले की अगर हम बात करें कि कंपनी वहां पे इतना बड़ा कैपेक्स करिए 3000 करोड़ का नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, सो उसमें किस तरीके का पोटेंशियल है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर इंडिया में $4 बिलियन का टोटल पीसीबी का कंजम्पशन हुआ है, जिसमें से सिर्फ 9% जो है उसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हुई है, बाकी सारा जो है वो इंपोर्ट किया गया है। अब हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है, फोकस है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन है उसको 300 से $400 बिलियन तक किया जाए। सो 300 से $400 बिलियन आपका इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। और इसमें जो पीसीबी की रिक्वायरमेंट होती है वो आई मीन टोटल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की 3.5 से 4% की होती है। तो 300 से $400 बिलियन अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन होगा, सो 3.5 से 4% मतलब मोटा मोटा $10 बिलियन का मार्केट हो जाएगा आपका पीसीबी का। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इस $10 बिलियन में अगर हम आई मीन ये अज्यूम करें कि 50% भी हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने वो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई है अभी रिसेंटली, सो उससे भी एडवांटेज मिलेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। तो कंपनी कह रही है कि अगर 50% भी डोमेस्टिक उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है तो भी हमारा 10% भी अगर हम उसका टारगेट करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट साइज है वो। सो इतना बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट इसमें प्लान करी है कंपनी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, इसीलिए ये कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं। अब ये जो 3000 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर रही है ये सारा इनको खुद नहीं करना है, बिकॉज नेट कैपेक्स इसमें कम है क्योंकि पीएलआई इंसेंटिव मिल रहा है। सो लगभग 65% जो है वो इनको रिटर्न हो जाएगा ये पूरा कैपेक्स, जिसमें से 48% सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा एंड 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। तो 65% कंपनी को रिटर्न हो जाएगा। तो नेट कैपेक्स अगर आप देखोगे 30-35% का करना पड़ेगा कंपनी को, यानी अमाउंट वाइज अगर हम देखें तो 3000 करोड़ में से 900 से 1100 करोड़ के बीच में कंपनी को खुद कैपेक्स करना पड़ेगा। और उस पर आरओसी काफी अच्छा है, 25 से 30% का आरओसी कंपनी कह रही है कि इस पे पूरा जनरेट होगा। प्लस एक और अच्छी चीज क्या है कि ये जो आई मीन इससे जो कंपनी सेगमेंट्स के अंदर एंटर करने वाली है वो काफी हाई मार्जिन बिजनेस है, 18 से 20% का इबिट्टा मार्जिन रहेगा उसका। सेम जैसे केन्स का आप देखते हो कि एक एक करके वो कंपनी जिस जिस डिवीजन में एंटर करती जा रही है उनका इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव होता जा रहा है। सेम एम्बर का भी गाइडेंस है ऑलरेडी, आई मीन बिना इस कैपेक्स के ही जो उनके एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स वगैरह हैं उसमें ही कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रही है। प्लस जब ये वाले चीजें ऑपरेशनलाइज हो जाएंगी FY28 से, तब कंपनी का 18-20% इबिट्टा आएगा उस बिजनेस के अंदर। तो कंसोल लेवल पे अगर आप बिजनेस का डायरेक्शन देखोगे मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत पॉजिटिव लगता है। यानी 7% तो इनका कंसोल लेवल पे मार्जिन है जो ऑलरेडी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा इस FY26 से, और आगे चल के जब ये सारे प्लांट फैसिलिटीज इनके ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे वहां पे और मार्जिन एक्रेटिव होगा कंपनी के लिए। बाकी अगर इनका हम देखें कि रिकवरी रिटर्न कैसे मिलेगा ये पूरा पीएलआई स्कीम से, सो कंपनी का कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट से जब हमारा जो 48% जो हमको आना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जब हमारा प्लांट कमर्शियलाइज हो जाएगा उसका 25% हमको उसके 1 साल के अंदर आ जाएगा। जो बाकी का 23% है उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक हमको पूरे साल में एक स्पेसिफिक टर्नओवर जनरेट करना पड़ेगा एंड कुछ एम्प्लॉय जनरेशन भी हमको करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको टारगेट दिया जाएगा। सो वो जो बाकी का 23% है वो 5 ईयर्स के पीरियड में आएगा। तो ऑफकोर्स जैसे केन्स अभी उनका प्लान है कि एनबीएफसी बैंक के साथ में मिलकर के वो इनिशियल केपेक्स करेगा उसकी फंडिंग को लेकर के, सेम इनका भी प्लान है कि इनिशियल फंडिंग जो है वो बैंक एनबीएफसी के साथ में मिलकर एक केपेक्स करेंगे, लेकिन आगे चल के 5 ईयर्स के बाद वो इनको रिटर्न हो जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल बेसिकली जो है कॉनकॉल वाला पार्ट है एम्बर एंटरप्राइज का। रिजल्ट अगर हम देखें तो बहुत अच्छे नहीं है, मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स है। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो काफी सारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न रेज कर रहे थे कि काफी खराब सीजन रहेगा, वैसा भी नहीं है। आई मीन उतना खराब सीजन भी नहीं गया, चाहे पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट की मैनेजमेंट हो, एम्बर की मैनेजमेंट हो, आरईसी बिजनेस की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो दोनों का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। दोनों FY26 के लिए कुछ खराब एक्सपेक्ट नहीं कर रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है। 33% का गाइडेंस पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट का है एंड लगभग 30% का ही ग्रोथ का गाइडेंस आपका एम्बर एंटरप्राइज का भी लगता है FY26 के लिए। बट यस, हमको एज एन इन्वेस्टर देखना है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो यहाँ पे हम इमोशनली बायस नहीं हो सकते कि मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, सो आई मीन मैनेजमेंट उतना नेगेटिव नहीं साउंड कर रहा तो इसका मतलब चीजें अच्छी ही है।
बिकॉज हमको ये समझना होगा कि गाइडेंस के साथ में वैल्यूएशन किस तरीके की है, अपॉर्चुनिटी कैसी प्ले आउट हो रही है। तो अगर आप चाहे एम्बर को देखो या पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखो, फॉरवर्ड पी दोनों का 65 से 70 के बीच में आता है। सो इवन दो आई मीन ग्रोथ इन्होंने गाइडेंस अगले साल का 30-35% का दिया है, लेकिन फॉरवर्ड पी दोनों स्टॉक का जो है वो 65 से 70 का आ रहा है। और FY25 में दोनों बिजनेसेस ने, एक ने 50% पे ग्रो करा है, दूसरे ने 70-80% पे ग्रो करा है। तो आई मीन हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो बिजनेस का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है नेगेटिव साइड पे। ऑफकोर्स उतना नेगेटिव नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्टेड था, मे बी बिकॉज समर सीजन भी थोड़ा सा आई मीन इन बिटवीन रहा है। आप वेदर भी देखोगे तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, देन उसके बाद 3-4 दिन के बाद वेदर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। सो उतना खराब सीजन नहीं है जितना FY24 का था, लेकिन उतना अच्छा सीजन भी नहीं है इन कंपनीज के लिए जितना लास्ट ईयर था, जो एक्सट्रीम हीट वेव हम देखते थे, नवंबर दिसंबर तक एसी यूज किया जाता था, वैसा अच्छा सीजन भी नहीं रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को अगर हम देखें तो इतना खराब नहीं है, लेकिन हाँ मैं यहां से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इन दोनों स्टॉक में बहुत बड़ा री रेटिंग होगा या बहुत बड़ा अपसाइड होगा, बिकॉज उसके लिए ये 30-40% का जो ग्रोथ है ये एक्चुअली में इनका 60% जाना चाहिए, तब जाके मार्केट इनके जो पी है उसको री रेट करेगा। अभी ऑलरेडी करंट पी 90-100 के आसपास है, 80-90 के आसपास है, और बिजनेस का ग्रोथ 30-35% एक्सपेक्टेड है। सो इससे मैं बहुत बड़ा री रेटिंग या अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बाकी ऑफ कोर्स ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, होपफुली अगर सीजन चेंज होता है आगे चल के एंड मे बी ये गाइडेंस इंक्रीज करते हैं, तब ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बन सकता है। बाकी अभी कुछ बहुत लुक्रेटिव तो लगता नहीं है दोनों ही बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।